हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज स्कूप के अपने इस नए एपिसोड में हम जानने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट के बारे में, जहां पर एक ऐसा अमेंडमेंट हुआ जो साल 2005 में हो तो चुका था, लेकिन उसको इंटरप्रेट करते करते हमें साल 2020 तक आना पड़ा। उसके बाद में इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से जो दिया हुआ राइट था बेटियों को कोपार्टनर बनने का, वो राइट कथित तौर पे या लिखित तौर पर तो बच्चियों को मिल गया था, लेकिन ये डिसाइड करना कि कौन सी बेटियां होंगी जिन्हें ये अधिकार दिया जाएगा, जो कोपार्टनर मानी जाएंगी और अपने पिता की संपत्ति में भागीदारी होंगी, ये कह पाना प्रैक्टिकल सिचुएशंस में बड़ा मुश्किल हो गया था हमारे न्यायालयों के लिए। कारण बस बहुत सिंपल सा था कि इस पूरे 2005 में किए हुए संशोधन का, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में किया गया था, उस संशोधन की परिभाषा या सेक्शन की पूरी परिभाषा थोड़ी सी एम्बिगुअस थी विद रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर अमेंडमेंट की। क्या जो इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव होने के साथ साथ रेट्रोस्पेक्टिव भी होगा, या फिर ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होगा, और इसी की वजह से ये पूरा कंफ्यूजन था। अब और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो बेटी को ये अधिकार देते, ये बात भी समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था सिर्फ सेक्शन की या उसके साथ अमेंडमेंट की परिभाषा को पढ़ करके। इसीलिए मल्टीपल जजमेंट्स लगे। सो जनरली हम स्कूप के एपिसोड में एक केस डिस्कस करते हैं और उसी केस के अराउंड हम सारी बात करते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा डेवलपमेंट है और इसे बिना बैकग्राउंड के हम समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम यहाँ पर आज 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। सो आई विल ट्राई एंड मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल, ताकि 3 केसेस का एक ही साथ आपको कम समय में आइडिया मिल जाए और साथ में हमें क्लैरिटी हो जाए इस पूरे प्रोविजन की और हमारे इस राइट की, जो बेटी होने के नाते हर एक लड़की को भारत में हिंदू जो है उसको दिया गया है। नाउ लेट अस सी कि क्या है ये आपका पर्टिकुलर पूरा का पूरा मामला। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कोपार्टनर कौन होता है। कोपार्टनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अपने पूर्वज की संपत्ति में भागीदारी मिलती है, यानी कि एंसेस्ट्रल कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के अंदर जिसको राइट मिलता है। यदि आप एक कोपार्टनर हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि पिता की मृत्यु होने पर या फिर पार्टीशन विभाजन होने पर क्या होगा, आपको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा अगर आप कोपार्टनर। तो जो जो लोग कोपार्टनर, उन सबको अपने किसी एंसेस्टर की मृत्यु पर या परिवार के किसी व्यक्ति की दूसरे कोपार्टनर की मृत्यु पर भागीदारी भी मिलेगी संपत्ति में। और अगर विभाजन हो रहा है तो विभाजन के परिणाम स्वरूप भी आपको एक हिस्सा आपके नाम पर दिया जाएगा। बट ये राइट साल 2005 के पहले तक सिर्फ और सिर्फ पुत्रों को दिया हुआ था, यानी कि सिर्फ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कुड बिकम अ कोपार्टनर। फीमेल्स को कोपार्टनरी में अधिकार नहीं दिया हुआ था। रीजन बहुत सिंपल था, हमारा सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कोपार्टनरी का राइट देता था, वो मिताक्षरा लॉ से ही ड्रिवन था, या मिताक्षरा लॉ जो है उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था। और क्योंकि मिताक्षरा, अब आप समझ के देखिए कि 11वीं शताब्दी में मिताक्षरा बना था, तो उस समय पर बेटियों को समान अधिकार देने जैसे चीजें नहीं एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा सा बैकफुटिंग पर रखा गया था, जिसके कारणवश जब हमने सेक्शन 6 भी बनाया 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाते हुए, तो वहां पर भी हमने बेटियों को थोड़ा सा बैकफुट पे रखा और बेटों को ही मिताक्षरा के अनुसार जो कोपार्टनरी राइट दिया हुआ था, उसी कोपार्टनरी राइट को हमने रिकॉग्नाइज भी किया, जिसके चलते बेटी को अपने पूर्वजों की संपत्ति में, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में, अपने परिवार की, अपने मायके की कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में ना तो हिस्सा मिलता था किसी कोपार्टनर की मृत्यु पर, और ना ही पार्टीशन यानी कि विभाजन करने पर हिस्सा मिलता था। अब लेकिन 2005 में जब ये अमेंडमेंट आया, जब ये संशोधन आया, तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी था अपने आप में। इसने बहुत मल्टीपल चेंजेस किए आपके सेक्शन 6 के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। लेकिन एक जो बहुत ही ज्यादा बड़ा रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट था और जिसके लिए ये अमेंडमेंट सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो यही था कि 2005 के इस अमेंडमेंट ने बेटियों को कोपार्टनर बना दिया, यानी कि पुत्रों के समान अधिकार दे दिया। अच्छा, बात सिर्फ अधिकार देने की नहीं थी, लायबिलिटीज भी जो थी वो बेटियों के ऊपर एक ही तरह से इंपोज करी गई थी, जैसे कि बेटे के ऊपर होती हैं। तो यहाँ पर जो भाषा कहती है सेक्शन 6 की, वो ये कहती है कि जिस तरह बेटा जन्म से ही कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में अधिकार रखता है और कोपार्टनर होता है, उसी तरीके से बेटी भी जन्म से ही कोपार्टनर मानी जाएगी और उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। लेकिन कंफ्यूजन था कि अगर बेटी को हिस्सा दिया जाना है तो बेटी का जन्म कब हुआ होना चाहिए, क्या संशोधन से पहले अमेंडमेंट क्या जन्म हुआ होना चाहिए या संशोधन के बाद जन्म हुआ होना चाहिए। पिता की मृत्यु, यानी कि जो अधिकार है आपका प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, वो मृत्यु पर आएगा। तो क्या मृत्यु के दिनांक पे, जिस दिन पिता की मृत्यु हुई, क्या उस दिन ये संशोधन आ चुका होना चाहिए था, या संशोधन के पहले भी अगर मृत्यु हो चुकी है पिता की तो भी बेटी को अधिकार मिलेगा। उसके साथ में जो एक और बहुत बड़ा कंसर्न जुड़ा हुआ था यहाँ पे, वो यही था कि अगर पार्टीशन भी
हो चुका है पहले से, इस अमेंडमेंट के आने के पहले से, तो क्या होगा उस पार्टीशन का। खैर, पार्टीशन के संदर्भ में जो परिभाषा है पूरे के पूरे सेक्शन 6 की, वो थोड़ी सी क्लियर है, और वो एक क्लियरली कहती है कि अगर कोई पार्टीशन पहले से ही हो चुका है, ठीक है, इस अमेंडमेंट के आने से पहले 2005 से पहले हो चुका है, और वहां पर अधिकार ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं बेटों के बीच में, बेटी को उसका हिस्सा नहीं दिया गया क्योंकि बेटी उस समय पर कोपार्टनर नहीं थी, तो हम उस पार्टीशन को रीओपन नहीं करेंगे, हम उसके साथ छेड़खानी नहीं करने वाले। लेकिन अगर पिता की मृत्यु हो रही है और संपत्ति में अधिकार आ रहा है, तो फिर वो अधिकार किन बेटियों को मिलेगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात थी। शुरुआत हुई साल 2016 में प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस के साथ में, जहां पर एक पिता थे जिनकी एक बेटी और एक बेटा था, प्रकाश और फूलवती। प्रकाश और फूलवती दोनों भाई बहनों के बीच में अपने पिता की संपत्ति में हिस्से को लेकर के जो है अनबन चालू हो गई। फूलवती ने अपना हिस्सा मांगा अपने पिता के कोपार्टनरी में, जो कि उनके बेटे ने देने से मना कर दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फैक्ट्स। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, अ सूट फॉर द पार्टीशन ऑफ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी वाज फाइल्ड बाय फूलवती. Fulvati claimed that she was entitled to an equal share in the co-partnership property according to the 2005 amendment to the section 6 of Hindu Succession Act 1956. But Prakash obviously opposed the claim and argued since their father had died. अब देखिए कि प्रकाश ने आर्ग्यू किस ग्राउंड पर किया, और प्रकाश का ये आर्ग्यूमेंट ही था जिसने पूरे के पूरे इतने लंबे लिटिगेशन को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका ओरिजिन दे दिया, ठीक है, उद्भव दे दिया। अब यहाँ पे प्रकाश का कहना था कि उनकी बहन फूलवती को संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता पिता की, क्योंकि उनके पिता की डेथ जो है 1988 में हो चुकी थी, विच वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर द 2005 अमेंडमेंट। सो बेसिकली होता क्या है कि हिंदू लॉ के अंदर, है ना, जो लोग हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं उनको संपत्ति में अधिकार कब मिलता है, जब किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, जिसकी संपत्ति में आप अधिकार मांग रहे हैं, जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु होगी उस दिन आपका जो राइट है वो राइट आपका उस दिन अराइज होता है। जब तक वो व्यक्ति जीवित है आपका कोई राइट नहीं है। सो पुत्री का या पुत्र का अपने पिता की संपत्ति में उस दिन तक अधिकार नहीं जब तक पिता जीवित है, लेकिन जिस दिन पिता की मृत्यु होगी उस दिन हमको राइट डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रकाश का ये था कि because the father died in 1988 and the amendment came in 2005, it was long before the amendment that the father had died and the right had arisen. And at that point of time when the right had arisen, the daughter was not recognized as a co-partner, and therefore daughter को हमें हिस्सा देने की जरूरत भी नहीं है। Now the daughter could not claim co-partnership rights under that amended law. ये पूरी बात थी प्रकाश की तरफ से। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। द ट्रायल कोर्ट रिजेक्टेड फूलवतीज क्लेम। ट्रायल कोर्ट ने फूलवती का क्लेम मना कर दिया। फैमिली कोर्ट ने कह दिया नहीं भाई आपको नहीं मिलेगा राइट, बात खत्म है, ठीक है, क्योंकि आपके पिता की मृत्यु जो है बहुत समय पहले हो चुकी थी संशोधन आने के, तो जिस समय पर मृत्यु हुई थी उस समय पर आप कोपार्टनर नहीं थी, और क्योंकि आप कोपार्टनर नहीं थी इसलिए आपको संपत्ति में हिस्सा भी नहीं मिलेगा। प्रकाश जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। द हाई कोर्ट अलाउड फूलवतीज क्लेम एंड हेल्ड दैट शी वाज एंटाइटल्ड टू अ शेयर। बट हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, ट्रायल कोर्ट का फैसला बदल दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो फूलवती है वो एंटाइटल्ड होंगी, और इसी बात से अग्रीव्ड होकर के प्रकाश पहुंच गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, तब सुप्रीम कोर्ट के पास में सबसे पहले जो इश्यूज थे वो क्या थे, whether the daughter can claim the co-partnership rights under the Hindu Succession Amendment Act 2005 when her father, the co-partner, had died before 9th of September 2005। 9th of September 2005 क्यों, कमेंसमेंट है, कमेंसमेंट डेट है आपके संशोधन का। तो संशोधन जिस दिन से इफेक्ट में आया है या जिस दिन कमेंस हुआ है उस दिन के पहले ही अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो क्या फिर भी अधिकार दिया जाएगा बेटी को। ये यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इशू था जिसके अराउंड ही आपके आज के तीनों केसेस हैं। नाउ there was a confusion whether the 2005 amendment applied retrospectively or only prospectively। अब देखिए कोई भी लॉ जो है वो प्रोस्पेक्टिव तो होता ही है, प्रोस्पेक्टिव यानी कि आपका भविष्य में अप्लाई होगा, कि आज बनाया है ताकि भविष्य के डिस्प्यूट्स को या भविष्य की सिचुएशंस को हैंडल किया जा सके। लेकिन कुछ कानून, कुछ अधिनियम, कुछ लॉज इस तरह भी बनाए जाते हैं या इस तरीके के भी बनाए जाते हैं जो ना ही सिर्फ भविष्य में आने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कुवत रखते हैं, बल्कि जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है, जो भूतकाल में हो चुकी हैं उनको भी डील कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम क्या बोलते हैं, भूतलक्षी प्रभाव बोलते हैं। अब यहाँ पर सवाल यही था कि क्या ये संशोधन 2005 वाला भूतलक्षी होगा, क्योंकि अगर ये भूतलक्षी है तो फिर बेटी को पार्टनर है, लेकिन अगर ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है तो फिर बेटी को पार्टनर नहीं होगी, ठीक है। नाउ दिस बिकेम द फर्स्ट मेजर इंटरप्रिटेशन ऑफ द अमेंडमेंट
अमेंडेड सेक्शन 6। ये पहली दफा था कि इतना बड़ा मेजर अमेंडमेंट, मेजर डिस्कशन हो रहा था इस पूरे संशोधन के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, अपना फैसला दिया और कहा कि ये जो पूरा अमेंडमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है। डॉटर गेट्स कोपार्सनरी राइट्स ओनली इफ द फादर वाज अलाइव ऑन 9th of September 2005। यानी कि अगर संशोधन के दिन, संशोधन के कमेंसमेंट के दिन पे पिता जीवित थे तो ही पुत्री को क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा कोपार्षण होने का, अदरवाइज उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हो चुकी है तो फिर बेटी कोपार्षण नहीं मानी जाएगी। फादर वाज अलाइव ऑन 9th of September, देन द डॉटर इज कोपार्षण। ठीक है, ये सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन बता दिया गया। सो बेसिकली इस पूरे जजमेंट में द जजमेंट मेड द फादर्स लिविंग स्टेटस वेरी क्रूशियल एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट। कि जिस दिन अमेंडमेंट आया है, जिस दिन संशोधन आया है, उस दिन पिता का जीवित होना या पिता का लिविंग स्टेटस जो है वो बड़ा क्रूशियल पॉइंट बन गया, वो डिसाइडिंग फैक्टर बन गया कि क्या पुत्री कोपार्षण होगी या नहीं होगी। अब आते हैं अगले केस के ऊपर। अगला केस है दानम्मा वर्सेस अमर, साल 2018। 2 साल बाद एक और केस आया आपका, जहां पर अगेन पिता है, कुछ बेटियां हैं और कुछ बेटे हैं एक तरफ पे। ठीक है, मेन पार्टीज दानम्मा एंड अमर के नाम से केस है बाकी, लेकिन उसमें और भी पार्टीज एडेड थी साथ में, है ना, मल्टीपल बेटियां थी यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ इस केस के अंदर। द डिस्प्यूट वाज रिलेटेड टू अगेन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली गवर्न्ड बाय द मिताक्षरा लॉ। फादर डाइड इन 2001, जो साल 2001 में पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बिफोर द अमेंडमेंट के 2005 वाले अमेंडमेंट से पहले ही ये चीज हो चुकी थी। अ सूट फॉर पार्टीशन वाज फाइल्ड बाय द सन्स इन 2002। पिता की मृत्यु के बाद में साल 2002 में बेटों ने संपत्ति के विभाजन के लिए एक सूट फाइल किया। बेटी ने कहा भाई मेरा भी अधिकार है, मुझे भी दीजिए हिस्सा, तो वो भी एक पार्टी टू द सूट की तरह ऐड हो गई। नाउ आफ्टर द 2005 अमेंडमेंट द डॉटर क्लेम्ड दे आर entitled to an equal co-partitionary share just like sons। दानम्मा का यही कहना था, दानम्मा उनके साथ उनकी बहनों का यही कहना था कि भाई जिस तरीके से हमारे भाई हिस्सेदार है पिता की संपत्ति में, उस तरीके से हम भी हिस्सेदार हैं, इसलिए हमारा भी हिस्सा दिया जाए हमको इस पार्टीशन सूट में। The son opposed the claim and argued since the father died before 2005 the daughter cannot be treated as a co-partner। बेटों ने इस बात का बेसिकली इसके अगेंस्ट बोला। उनका ये भी एक आर्ग्यूमेंट था, पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट था कि बेटी का अधिकार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बेटी का जो भी अधिकार था पिता की संपत्ति में वो ऑलरेडी उन्हें शादी के समय पर दहेज के तौर पर दिया जा चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि क्या हुआ। नाउ issues that were again in front of the court were whether the daughter will be entitled। क्या ये जो 9 सितंबर 2005 की तारीख है, इस दिन पिता का जीवित होना जरूरी है बेटी को कोपार्षण बनाने के लिए। दूसरा, whether the daughters are entitled to equal shares in the ancestral property along with the son। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा the daughters are entitled to an equal share in the co-partitionary property even though the father died before 2005। the court granted daughters their share in the property and treated them as co-partners। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश वर्सेस फूलवती वाला केस पलट दिया गया। वहां कहा था बेटी नहीं होगी कोपार्षण अगर पिता की मृत्यु आपके संशोधन से पहले हो चुकी है तो, लेकिन यहाँ बात बदल दी गई और कहा कि बेटी कोपार्षण होगी चाहे पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो। ठीक है, अब कहता है आगे द कोर्ट रिलाइड ऑन द बेनिफिशियल एंड प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द 2005 अमेंडमेंट। कोर्ट का यहाँ पर सिंपल कहना था, कोर्ट ने सबसे पहले तो ये जो दहेज वहेज वाली बात थी इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा भाई ये तो आपका सोचना ही गलत है, ये पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है। दहेज का पर्पस बेटी को संपत्ति में हिस्सा देना नहीं होता, इनफैक्ट दहेज तो प्रथा ही खराब है अपने आप, इसको हम बंद करना चाहते हैं, तो आप उसका तो सपोर्ट ले नहीं सकते। तो पहले वो आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट किया गया। दूसरा, कोर्ट ने कहा हम ना इंटेंट समझते हैं कि इस संशोधन का इंटेंट क्या था साल 2005 वाले अमेंडमेंट का। कोर्ट का मानना था कि साल 2005 वाला अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया था ताकि बेटियों को समान स्टेटस मिले। एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ इस बात को इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 6 में, सो दैट बेटियों को बेनिफिट पहुंचे, है ना, उनके पास में सक्षमता है, आर्थिक इंडिपेंडेंस आ जाए अपनी पैतृक संपत्ति पा करके। ठीक है, सबसे पहला तो दोनों जेंडर इक्वालिटी, दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना अपने बेटी को भी। ठीक है, ये बात जरूरी थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो नेचर है, जो प्रोग्रेसिव नेचर है इस अमेंडमेंट का, उसका काम क्या है, बेटी को फायदा पहुंचाना। अब क्योंकि पिता की मृत्यु संशोधन से पहले हो गई है इसलिए बेटियों को फायदा नहीं मिलेगा, तो ये तो अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं जो इंटेंट है आपके पूरे के पूरे अमेंडमेंट का वो क्या हो रहा है, डिफीट हो जा रहा है। तो कोर्ट का कहना था कि यार ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, कहीं ना कहीं अगर हम अधिकार दे रहे हैं तो वी विल हैव टू मेक श्योर
कि अधिकार उन लोगों को भी मिले जिनके पिता की मृत्यु पहले से हो चुकी है, क्योंकि अल्टीमेटली फादर की डेथ को यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ना बनाते हुए हमें इस बात को इंपॉर्टेंट मानना चाहिए कि जो इंटेंट है लेजिस्लेशन का, जो इंटेंट है इस पूरे संशोधन का, वो क्या है। और अगर एक टेक्निकलिटी की वजह से इंटेंट डिफीट हो रहा है, जो आशय है पूरे के पूरे संशोधन का, जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वही अगर डिफीट हो जा रहा है, तो फिर टेक्निकलिटी में फंसना बिल्कुल बेकार बात है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरप्रेट करते हुए बताया। इन्होंने कहा कि देखिए, एलिमिनेटिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड गिविंग इक्वल राइट्स टू द डॉटर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दस द डॉटर्स क्लेम वाज अलाउड। तो यहाँ पे दानम्मा का क्लेम और उनकी बहनों का क्लेम अलाउ कर दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया कि एक तरफ तो है आपका दानम्मा वर्सेस अमर, और दूसरी तरफ है आपका फूलवती वर्सेस प्रकाश, या सॉरी प्रकाश वर्सेस फूलवती। अब 2020 में एक और केस आया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, साल 2020। इस केस के अंदर अब डिस्कशन था कि क्या बेटी को आपका को पार्टनर माना जाएगा अगर पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। सो सेम कॉज, सेम रीजनिंग जो आपके बाकी के दो केसेस में थी, लेकिन अब डिसाइड करना और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि आपके पास दो अलग अलग जजमेंट्स, और दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा भी नहीं कि हाई कोर्ट का जजमेंट है तो हाई कोर्ट के जजमेंट को तो भाई सुप्रीम कोर्ट आगे डिसाइड कर ही सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के थे और दोनों जजमेंट्स अलग अलग थे, तो कौन सा वाला जजमेंट माना जाए। ठीक है, अब देखिए, विनीता शर्मा अगेन डॉटर, एंड राकेश शर्मा वाज अ सन ऑफ वन मैन। यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जिसको मिताक्षरा से गवर्न किया जा रहा था। सन का क्लेम था, सिंस द फादर हैड डाइड बिफोर 9 सितंबर 2005, द daughters were not entitled to the co-parental rights in the ancestral property. The daughter claimed that after the 2005 amendment, daughters became co-partners by birth, so they are entitled to equal share in the ancestral property just like sons. अब देखिए यहाँ पे पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का इंटेंट बेनिफिशियल था बेटियों के प्रति, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना, महिलाओं को इक्वल स्टेटस पे लेकर के आना, आर्थिक तौर पे उनको सक्षम बनाना, ये सारे इंटेंट थे जो डिफीट हो जाएंगे अगर हम माइनर टेक्निकलिटी में घुसेंगे। लेकिन सवाल ये था कि क्या संशोधन अपने आप में कुछ भी क्लियरली बता रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन देना है या सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ही देना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने करी यहाँ पर बहुत एक आपकी टेक्निकल प्लस इंटरप्रिटेशन की बात। देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो क्लेम है, जो कोपार्टनरी का क्लेम है, वो राइट बेटी इसीलिए मांग रही है क्योंकि वो बर्थ से कोपार्टनर है, which section 6 clearly says that a daughter will be a co-partner like a son from the birth, from the day of the birth. ठीक है, तो since her birth she will be a co-partner now as she will be the co-partner. अब यहाँ पर जो पूरा कंफ्यूजन हुआ था बाकी दोनों केसेस की वजह से, इसीलिए आपकी विनीता शर्मा वाले केस को क्या किया गया, एक लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया गया। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को रेफर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अगेन द इश्यूज वर सिमिलर। पहली चीज, वेदर द डॉटर will get co-parental rights only if her father was alive on 9th of September 2005, whether the amended section 2000 amendment of 2005 or the amended section 6 confers right by birth like son, or rights are only prospectively given from 2005, which earlier judgment is correct, and whether they were correctly interpreted or not. तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने तीन बड़े बड़े मसले आ चुके थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देना चालू किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉटर इज अ को-पार्टनर बाय बर्थ, ठीक है, जस्ट लाइक द सन, बिकॉज सेक्शन 6 की लैंग्वेज से ही क्लियर है, परिभाषा से ही क्लियर है कि पुत्री को भी बेटे के समान को पार्टनर बर्थ से माना जा रहा है। अब देखिए, मैंने आपसे शुरू में एक बात बोली थी कि हिंदू लॉ के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी के अंदर राइट है वो कब मिलता है, वो मिलता है मृत्यु पर। दो चीजें होती है, एक होता है स्पेस सक्सेशन, होप ऑफ सक्सेशन, कि आपको उम्मीद है इस बात की कि आपको क्या मिलेगा, आपको हिस्सा मिलेगा, है ना। ये उम्मीद जो है ना वो जन्म से ही आ जाती है, यानी कि योर वेस्टेड राइट और योर वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी begins from the very day that you are born. जिस दिन आप पैदा हुए अपने परिवार में, उस दिन से आप अपनी पैतृक संपत्ति के क्या हो, अधिकारी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किस दिन बटेगी, किस दिन डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो भाई जिस दिन कोई एक को-पार्टनर की मृत्यु हुई है, या तो उस दिन बटना चालू होगी, या फिर जब आप पार्टीशन क्लेम करोगे उस दिन बटना चालू होगी।
तो यहाँ पे कंफ्यूजन सारा इस बात को लेकर के था कि अगर पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है तो राइट तो पहले ही अराइज हो चुका है, तब आपने क्लेम नहीं किया, अब आप कैसे क्लेम करने आए हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्लैरिफाई किया यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉटर जो है बाय बर्थ को पार्षर है बेटे की ही तरह, हर राइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर द फादर वाज अलाइव ऑन 9th of September 2005 और नॉट, ठीक है। द 2005 अमेंडमेंट सेक्शन 6 इज रेट्रोएक्टिव। अब हमने दो तरह के जो दो तरह के जो हमने इफेक्ट्स है वो तो पढ़े हैं, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है कि जिस दिन लॉ आया है उसके पहले वाले, उससे पहले भी, यानी कि अगर 2005 में लॉ आया है तो 2004 2005 से पहले वाले सालों के मैटर्स पर भी अप्लाई होगा। और प्रोस्पेक्टिव क्या है कि 2005 को आया है तो जिस दिन आया उस दिन से आने वाले मामलों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब एक होता है रेट्रोएक्टिव इफेक्ट। रेट्रोएक्टिव इफेक्ट जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीछे के सारे इवेंट्स को कवर करेगा या आगे के सारे इवेंट्स को कवर करेगा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक पास्ट इवेंट से आपको राइट दिया जाएगा। यानी कि जब भी किसी लॉ का इफेक्ट रेट्रोएक्टिव होगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस लॉ में जो भी राइट दिया जा रहा है वो राइट आपको कब मिल जाएगा, एक पास्ट इवेंट में मिल जाएगा। वो पास्ट इवेंट यहाँ पर क्या है, बर्थ ऑफ द डॉटर, ठीक है। सो इट इज नॉट सेइंग दैट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे हम इसको, बट इट इज सेइंग कि रेट्रोएक्टिव एक इवेंट है जिसकी वजह से आपको ये राइट दिया जा रहा है, विच इज द बर्थ ऑफ द डॉटर नाउ, बट डज नॉट रीओपन वैलिड पार्टीशंस डन बिफोर 2012, यानी कि 20 दिसंबर 2004। इसके लिए इन्होंने मना कर दिया, जो कि एक्ट में भी क्लियरली लिखा हुआ है। प्रकाश वर्सेस फूलवती वाज ओवर रूल्ड टू द एक्सटेंट इट रिक्वायर्ड द फादर टू बी अलाइव ऑन 9th of September 2005, whereas Danama versus Amar was held to be correct in result, but its reasoning was clarified। यहाँ पे क्या कहा गया कि हम रीजनिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं, वहां रीजनिंग क्या दी गई थी कि इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन क्या था। यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन अपनी जगह पे, लेकिन एक इफेक्ट जो देने की बात है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, तो भाई दोनों ही नहीं होंगे, रेट्रोएक्टिव इफेक्ट होगा। यानी कि बेटी को राइट किस दिन से मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है या किस दिन से मिल रहा है, बर्थ से मिल रहा है, जो कि सेक्शन 6 में क्लियरली लिखा है। और अगर बर्थ से मिल रहा है तो फिर हम इसको रेट्रोएक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, बिकॉज द राइट दैट शी इज गेटिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइमलाइन, बल्कि इट इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली ये अपहोल्ड किया गया कि इक्वल शेयर इन द कोपार्शनरी प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू द डॉटर एंड हर राइट्स एंड लायबिलिटीज विल बी सेम एज दैट ऑफ द सन। और ये करके पूरा का पूरा जजमेंट आपका यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। सो आई होप ये पूरा सीरीज ऑफ केसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग हो कोर्ट के अंदर, ये हर तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है। ये तीनों ही जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक जजमेंट को बिना पिछले दो जजमेंट्स को पढ़े हुए कंप्लीट नहीं किया सकता। सो वी कुड हैव इजीली just talked about the Vinita Sharma case, but it would have been unfair अगर हम आपको पूरा लीगल डेवलपमेंट नहीं बताते। सो आई गेस इसलिए सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट बेयर विद इट। तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो देन दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट, एंड विच इज द नेक्स्ट केस दैट यू वांट टू learn in the next episode of Scoop, do let me know. Bye guys.